हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीसी दर्पण पे। देख रहे हैं रुक्मणी पब्लिकेशन का जो डेली वाइज पे वॉल्यूम 3 हम लोग करा रहे हैं दोस्तों। बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए जो री एग्ज़ाम होने वाली है 7 अगस्त से, उसका अति महत्वपूर्ण हम लोग जो 20 सेट प्रैक्टिस डेली वाइज पे कर रहे हैं। आज का जो क्रम है वो कैमरा क्रम है। तो देखिए, आज का जो है सेट प्रैक्टिस नंबर टेस्ट सीरीज नंबर 18 है। इसमें टोटल आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए 100 क्वेश्चन को हम लोग फुल डिस्कशन के साथ बनाएंगे। तो आइए, आप हमारे चैनल पर नए दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट राउंड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसे शेयर करिएगा अपने दोस्तों में। और जैसे ही ख़त्म होगी, आपको जैसे मैंने बताया है कि जैसे 90 और 20 ख़त्म होगी, पूरे 20 तक मैराथन क्लासेस आएगी एक, जो टोटल एक ही वीडियो में टोटल के टोटल 20 के 20 रहेंगे। यानी आपको 2000 क्वेश्चन एक वीडियो में मिल जाएंगे। ओके, तो चलिए हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन को। देखिए, टेस्ट सीरीज फॉर बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम सेट नंबर 18 है। तो आइए बना के देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या बन रहा है। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि जड़त्व किसी पिंड का वह गुण होता है जिसके कारण पिंड पर प्रभाव होता है। तो पिंड पर कैसा प्रभाव होता है? देखिए, अपनी विरामावस्था को परिवर्तित करने में सामर्थ्य नहीं होता है, अपनी एक समान गति की अवस्था को परिवर्तित करने में समर्थ नहीं होता है, अपनी गति की दिशा में परिवर्तित करने के समर्थ नहीं होता है, अपनी विरामावस्था या एक समान गति के परिवर्तन करने में समर्थ नहीं होता है। तो आंसर क्या बनेगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि नियत चाल से किसी कण की वृत्तीय गति क्या होती है? बताइए क्या होती है। तो आंसर क्या बनेगा इसका? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, आवृत्ति, किंतु सरल आवृत्ति नहीं, है ना। आवृत्ति होती है मतलब फिर से यही होती है ना, वृत्तीय गति इसी पे आती रहती है, बट सरल नहीं होगी ये। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। अब देखिए, कह रहा है 900 किलो प्रति मीटर क्यूब घनत्व का एक ठोस तेल पर तैरता ठोस जो है एक तेल पे तैर रहा है, ठीक है, तथा वह जो है तेल 1000 kg पर मीटर क्यूब घनत्व के पानी पर तैरता है। तो तेल का घनत्व केजी पर मीटर क्यूब में क्या होना चाहिए, आपको बताना है। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग बनाते के देखते हैं क्या आएगा आंसर। देखो, ऑयल जो है, ऑयल इक्वल क्या होता है, जो आपका सॉलिड है और प्लस वाटर में है और बाई 2। ओके, तो जो सॉलिड है वो कितना है? 900 है। वाटर कितना है उसमें? 1000 बाई 2 करो, कितना हो जाएगा? 1900 बाई 2 काटोगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 950 kg पर मीटर क्यूब। देखो 950 कौन सी है आपके पास? तो राइट आंसर ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट देखिए, वैसे तरल पदार्थ के मामले में जो पात्र के दीवारों को गीला नहीं करते हैं होता है, वह क्या होता है बताइएगा। तो वह होता है सहसंयोजक बल, मान असंयोजक बल होता है से अधिक होता है ना। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ जो है किसी वस्तु के विराम अवस्था को प्रदर्शित करता है? कौन सा करता है देखिए यहाँ पे और देख के बताइएगा, ठीक है। ये मैंने चारों आपको दिखा रखा है। बताइए इसमें कौन जो है विरामावस्था को प्रदर्शित कर रहा है। तो आपको पता है विस्थापन जो है समय, ग्राफ जो है वेग का मान देता है ना। तो आप देखोगे यहाँ पे, इसमें करेक्ट आंसर तो पहले जान लो कि ये होगी, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी वाली होगी, ठीक है ना, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट ये टाइम ले रही है ना। अब देखो यहाँ पे तो हमारा निकल गया, क्या निकला कि यह वस्तु जो है विरामावस्था को प्रदर्शित कर रही है। अब बताओ कि ये क्या कर रही है। जैसे कि यहाँ पे ये डेकोरेट किया गया है, यहाँ से यदि रहे तो ये क्या दिखाएगी बताइए। तो यह दिखाएगी हमें एक समान वेग। क्या दिखाएगी? एक समान वेग दिखाएगी, है ना। अब देखो फॉर एग्जांपल, यदि ऐसे रहती, ये ऐसे रहती, तब क्या दिखाती? तो वस्तु जो है ये विराम में है। जस्ट हम लोगों ने अभी डी ऑप्शन लगाया है। अब सपोज करो यदि ग्राफ ऐसे रहती, तो ये क्या दिखाता? तो यह दिखाता यह असंभव ग्राफ है, मतलब ये होगी ही नहीं ये ग्राफ। ओके ना। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग, कह रहा है कि नीचे दिए गए
कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का आपको चयन करना है। देखिए कथन क्या है, आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है ना। दूसरा क्या है, आवर्त में बाईं ओर से दाईं जाने पर नाभिकीय आवेश की वृद्धि होती है। क्या होगा बताइएगा। तो आंसर बनेगा, कथन जो है केवल दो सही है आपका, करेक्ट आंसर डी होगा। ये आवर्त बाईं से दाईं जाने पर परमाणु की त्रिज्या वृद्धि नहीं होती है, बल्कि बाईं से दाईं जाने पर नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है ना। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन डी होगा यहाँ पे। आवर्त में बता दें आपको, आवर्त में बाईं से दाईं जाने पर परमाणु त्रिज्या की कमी होती है, ना कि वृद्धि होती है ना। क्या होती है, कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है क्या 1100 वॉट का एक इलेक्ट्रिक टोस्टर जो है 220 वोल्ट पर संचालित होता है, इसकी कुंडली का प्रतिरोध क्या होगा ये बताओ। तो देखो प्रतिरोध R इक्वल क्या होता है, वी स्क्वायर बाई पी होता है, पता है आपको। तो भी कितनी है, 220 है, 220 का होल स्क्वायर बट्टी कितनी है आपके पास 1100। अब 220 का कर दो तो कितना हो जाएगा, 220 गुन्ने 220 बट्टी 1100 लिखेंगे हम लोग। 2 जीरो से दोनों में से जीरो काट दो, 11 से काट दो, 11 टू जा और 22 टू जा 44 ओम हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या बना, राइट आंसर ऑप्शन सी। अब देखो कह रहा है किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 24 सेंटीमीटर, नए कार्तीय चिन्ह जो परिपाती का पालन करते हुए इसका वक्रता केंद्र कितने मीटर स्थित होगी ये आपको बताना है। अवतल दर्पण है, ओके दोस्तों, ऐसे है ना, ऐसे कर्व होगी। तो ये जो अवतल दर्पण है हमारे पास, इसमें दे रखा है, क्या दे रखा है, तो 24 हमारा फोकस दे रखा है ना। तो आप यहाँ पे यदि मेरी फोकस है, वक्रता केंद्र जस्ट इसके दुगुनी होती है, ठीक है, ये 24 है, तो ये कंफर्म है कि ये 48 होगी, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है, इसका वक्रता केंद्र कितने मीटर पर स्थित होगी ये आपको बतानी होगी। तो स्वाभाविक बात है कि आपको पता है फोकस के दुगुनी होती है ये वक्रता केंद्र, है ना, दुगुनी होती है। तो बस इसी से निकालो आप, 24 यही होगी कि 24 प्लस में होगी कि माइनस में। तो अवतल दर्पण में जो उसकी वक्रता केंद्र होती है वो माइनस में दिखाया जाता है ना, ऋणात्मक होती है। तो आंसर क्या बनेगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट आंसर बी। ठीक है, आप बाई फार्मूला पे भी बना सकते हैं। आपको पता है क्या कि एफ दे रखा है -24, ठीक है, -24 दे रखा, आर इक्वल क्या लिखेंगे हम लोग, 2F लिखेंगे, उसे आर बोलते हैं हम लोग क्योंकि ये हमारा केंद्र है ना, इसका हाफ है ये, है ना, सी यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे क्या है 2F, अब 2 की वैल्यू दे रख 2 तो 2 रखेंगे, F की वैल्यू -24 करो तो -48 आएगी। तो इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन बन जाएगा आपका, राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा, है ना, क्योंकि -48 होगी ना हमारी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी 48, 24 तो दे रखा है कि पहले फोकस। बताइए गिलिसरॉयल क्या है, गिलिसरॉयल क्या है, तो गिलिसरॉयल जो है यह ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल है, क्या है, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल है। नेक्स्ट देखिएगा, बताना है आपको दर्पण में, यहाँ पे दर्पण रखा हुआ है एम एन, है ना, इसका फिगर कौन सी बनेगी, इमेज कौन बनेगा ये आपको बताना है, ठीक है। इसके राइट साइड में रखा हुआ है, तो बताइए कौन से बनेगी इमेज। ये तो पहले बता दें आपको, ना तो सी और ना ही डी बनेगी, क्यों, क्योंकि जस्ट इसी की तरह फिर से ये घुमा हुआ है, इस कारण ये तो दो कंफर्म है कि नहीं बने। आपको ए या नहीं तो बी बनने वाले। अब इसमें से तो इजी में आप बता सकते हो कौन सा होगा, बताओ। तो देखो ये दोनों एक ही साइड है, इसका मुंह है ना, तो यानी कि इधर से जब देखेंगे तो इसका भी दोनों साइड इधर ही घूमेगा, है ना। तो ये देखो एक घुमा हुआ एक इधर घुमा, यानी ये भी कैंसिल, तो सीधे हमारा दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब बताओ, इसमें बताना है कि जो खाली स्थान है उसमें भरना है, यहाँ पे क्या होगी, आप भर के बताओ यहाँ पे क्या होगा। तो देखो पहले तो 6 चौका कितनी हो जाएगी 24, 24 होगी, 24 और प्लस 2 करोगे तो 26 आएगी, ओके। अब देखो 5 3 15 और 2 17 आ रही है, 3 एकम 3 और 3 2 5, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी आ रही है। अब देखो राखी जो है 3 मीटर उत्तर चलती है, ठीक है, चलो राखी को 3 मीटर उत्तर चलाते हैं हम लोग, 3 मीटर उत्तर चली चलती है, अब फिर दाहिने मुड़ जाती है 4 मीटर, दाहिने मुड़ती है इधर 4 मीटर, फिर पुनः जो है वह दाहिने मुड़ती है 2 मीटर चलती है, फिर पुनः 2 मीटर चलती है वो, ठीक। बाद में वह दाएं मुड़ती है और 4 मीटर चलती है, फिर दाएं मुड़ती है और 4 मीटर चलती है, मतलब यहाँ पे आ जाती है, ये 3 मीटर है टोटल, ठीक है, 4 मीटर चलती है। और वह आरंभिक स्थिति से कितनी दूरी पे है, आरंभ तो यहाँ से की थी, यहाँ पे पहुंची है, मतलब 1 किलोमीटर। तो आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखो नेक्स्ट कह रहा है क्या कि सिलेक्ट द मोस्ट
एप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना हमें। चीप का बताइए था, एंटोनिम क्या होगा? तो चीप एक एडजेक्टिव है, मतलब सस्ता होता है इसका मतलब, तो इसका एंटोनिम क्या होगा? एक्सपेंसिव, मतलब महंगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। अब बताना है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड जो है इसमें दिया हुआ वो कौन है। तो आप देखोगे इसमें इनकरेक्टली जो है, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी जो है यहाँ पे, क्यूरियोसिटी, यह इनकरेक्टली स्पेल्ड शब्द है। इसकी स्पेलिंग जो होती है क्यूरियोसिटी का क्या होता है, तो आप देखोगे CURIOSITY होती है। क्यूरियोसिटी मतलब होता है उत्सुकता, है ना। क्यूरियोसिटी मीन्स होता है क्या? उत्सुकता। तो करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट देखिएगा। अच्छा, ये जो है सुपरफिशियल, सुपरफिशियल मतलब क्या होता है? छिछला या फिर फालतू बोल सकते हैं एक तरह से, है ना। वेहमेंस मीन्स क्या बोलते हैं? वेहमेंस यहाँ पे आपका यूज किया गया है प्रचंडता के लिए। किसके लिए? प्रचंडता के लिए, है ना। और ये जो है साइनोजेस, ये किसके लिए यूज किया गया? यहूदियों की प्रार्थना गृह, इसको बोलते हैं साइनोज्यूस। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। तो देखो क्या आइटम है? द क्रॉस और स्वॉर्ड्स। द क्रॉस और स्वॉर्ड्स का आइटम्स का मतलब क्या होता है? तो लड़ना झगड़ना होता है ना। तो आंसर क्या बनेगा? टू फाइट। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। और सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। तो क्या है? देखो ग्रुप, ग्रुप दे रखा है क्या कि फियर, फॉर फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेस, फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेस, यानी कहने का मतलब क्या है यहाँ पे? तो उसके लिए हम लोग क्या कहेंगे? जो बंद जगह से क्या हो, डरते हो, तो उनके लिए क्या बोलेंगे? उनके लिए यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे वर्ड, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लोस्टर, क्लॉस्टर फोबिया क्या हो जाएगा इसको? क्लॉस्टर फोबिया हो जाएगा, जो मतलब अंधेरे से जिसको डर लगता है ना, बंद जगहों से डर लगता है, उसको क्या बोलेंगे? क्लॉस्टर फोबिया। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। और फियर फ्रॉम जो फॉरेनर्स जो होते हैं उसे क्या बोलते हैं? एक्सनोफोबिया, मतलब विदेशियों से डर, है ना। और जैसे यहाँ पे जू फोबिया है, ये जू फोबिया क्या है? और फियर फॉर एनिमल्स, मतलब जानवरों से जो डर लगते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? जियो फोबिया, है ना। हाइड्रोफोबिया तो आपको पता ही होगा, जल से जिसे डर लगता है उसे हाइड्रोफोबिया बोलते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम हमें बताना है। तो आओ एंटोनिम निकालते हैं हम लोग। किसका है? स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का क्या होगा? एंटोनिम बताओ। स्ट्रेंथ मीन्स क्या होता है? मजबूत बनना, है ना। तो इसका एंटोनिम जस्ट इसका अपोजिट बता दो। मजबूत का क्या होगा? डिविलाइट। डिविलाइट मीन्स क्या होता है? इसका मतलब होता है कमजोर करना। आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन डी। अच्छा बताओ, 40 क्या मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा? मजबूत बनाना होता है ना। अब बताओ, असेंडेंट। असेंड मतलब क्या होता है? असेंड मतलब होता है चढ़ाना, है ना। अस्ट्रेन मीन्स क्या होता है? अस्ट्रेन मीन्स होता है अथक प्रयास करना। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द बोल्ड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस, यानी इजंट के लिए क्या यूज होगा आपको बताना होगा, है ना। मतलब काव्या इनवाइटेड ऑल हर फ्रेंड्स, इजंट इट। तो यूज क्या होगा यहाँ पे हमारा बताइएगा। तो करेक्ट आंसर बनेगा डिडंट सी। इजंट नहीं होगा बल्कि डिडंट सी होगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखें। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आइटम टू फिल इन द ब्लैंक। क्या है? द डील वॉज डैश फॉर 3 months। तो आंसर क्या बनेगा? द डील वॉज पुट ऑन आइस फॉर 3 months, यानी ठंडे बस्ते में डालना, है ना। तो आंसर क्या बनेगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा, पुट ऑन आइस। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 segments। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स एन एरर। तो देखिए, आई हैव सीन अ मूवी ऑन स्कूलिंग यस्टरडे। तो बताओ इसमें कौन सी गलत है? नहीं है तो वो भी बताओ आप। तो इसमें आप देखोगे ना, तो करेक्ट आंसर आपका क्या बनेगा? राइट आंसर यहाँ पे डी बनेगा, आई हैव सीन। जो आई हैव सीन का यूज यहाँ पे करा गया है, यस्टरडे का प्रयोग होने वाक्य में जो हमारा यस्टरडे है का प्रयोग होने के कारण जो है यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होना चाहिए था। तो इस प्रकार जो है हैव सीन के स्थान पे क्या होगा? यहाँ पे सॉ होगा। हैव सीन के स्थान पे आई सॉ अ मूवी ऑन स्कूलिंग यस्टरडे, सॉ होगा।
नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है आपको बताना है। तो शुद्ध वाक्य बताओ कौन सा है। तो करेक्ट आंसर देखोगे तो केरल जो है अहिंदी भाषी प्रांत है। तो करेक्ट आंसर हमारा बन जाएगा राइट आंसर डी। दिए गए काले अंश को प्रतिस्थापित करने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प को चयन करना है। प्रेम का मूल्य जो है मापा नहीं जा सकता है। प्रेम का मूल्य मापा नहीं जा सकता है, आंका नहीं जा सकता है ना। तो करेक्ट आंसर डी बनेगा। दिए गए शब्द का विलोम शब्द बताना है। सुलभ का विलोम बता दीजिए। दुर्लभ होगा। रिक्त स्थान को पूर्ति करना है। उनकी शंका का डैश तुम्हारी कर सकते हो। उनकी शंका का डैश तुम्हारी कर सकते हो। तो आंसर बनेगा डी, समाधान कर सकते हो। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी बनेगा। अगला देखो, दिए गए वाक्य का वह भाग जो त्रुटि है, यदि त्रुटि नहीं है तो वो भी बताना है। मैं भूखा हूँ और मुझे बहुत तेज प्यास लगा है। बहुत बहुत तेज प्यास भी लगा है, कोई त्रुटि नहीं, ये भी बताना आपको। तो इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका इसमें 3 बनेगा। प्यास भी लगा है तो क्या होना चाहिए, प्यास शब्द का जो है प्रयोग स्त्रीलिंग रूप में किया जाना चाहिए। अतः यहाँ पे जो लगा है लिखा गया है उसे लगी लिखना चाहिए था। प्यास भी लगी है ना, ये होनी चाहिए था। तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पे। इसमें भी बताना है आपको। देखो क्या है, पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है। यहीं पे आप देख रहे हो ना गलत हो रहा है, का हेतु ऐसे थोड़ी यूज होगा। तो ये आपको आपको हमको लग रहा है ऑप्शन बी ही करेक्ट होगा इसमें, है ना। बिल्कुल करेक्ट बी ही होगा। क्यों, क्योंकि इसमें सही होगा पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है, ये होगा ना। पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है, का हेतु थोड़ी होगा। तो आंसर हेतु नहीं होगा यहाँ पे, है ना। झगड़े का कारण क्या हो सकता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी बन गया। अगला देखो, दिए गए शब्द का हमें समानार्थी बताना है। इंद्र का समानार्थी क्या होगा, इंद्र का वासव होगा, है ना। त्रिलोचन में कौन सा समास है, त्रिलोचन, 3 लोचन। तो करेक्ट आंसर बनेगा बहुब्रीहि। करेक्ट आंसर ए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है गो हत्या का प्रतिबंध लिखा गया है, बताइए किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 48 में है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, अनुच्छेद 48 में गौ हत्या के बारे में लिखा गया है। तो 33 में क्या लिखा गया बताइएगा। तो अनुच्छेद 33 में लिखा गया है कि मौलिक अधिकार संबंधित कानून बनाने का अधिकार जो है संसद के पास होगा, है ना। और 48 में क्या है, तो अनुच्छेद 48 में लिखा गया है कि राज्य सरकार जो है दुधारू एवं भारवाहक पशु की हत्या पर रोक लगाएगा और उसके विकास एवं संवर्धन के लिए कार्य करेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय एक संवैधानिक निकाय नहीं है, बताइए कौन नहीं है। तो करेक्ट आंसर बी, भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार जो है एक संवैधानिक निकाय नहीं है। संविधान सभा में महिला प्रतिनिधि की संख्या कितनी थी, बताइएगा संविधान सभा में। करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन सी 15। अगला देखो, कह रहा है कि डैश न्याय का जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना का उल्लेख नहीं किया गया है। तो करेक्ट आंसर बनेगा वितरित। आंसर बनेगा ए, वितरित। अच्छा ये बताओ कि ये जो प्रस्तावना जो है ये कहाँ से लिया गया है, प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है। तो यूएसए से लिया गया। और प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है, तो वो लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में महिला उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है, ये बताइए। तो कितनी है, 1/3 है। आंसर बी बनेगा 1/3। निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प जो है गरीब का सूचक नहीं है, बताइए गरीबी का सूचक कौन नहीं है। तो गरीबी का सूचक पक्का घर नहीं है। आंसर डी बनेगा। कौन सा जो है भारत में एक निजी क्षेत्र का बैंक है, निजी क्षेत्र का बैंक कौन है। तो फेडरल बैंक जो है निजी क्षेत्र का बैंक है। आंसर सी बनेगा। करेंसी नोटों के लिए पहचान करने दृष्टिबाधित व्यक्ति को सहायता हेतु आरबीआई ने निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन को प्रस्तुत किया है। तो ये एप्लीकेशन का नाम क्या है बताइए। एप्लीकेशन का नाम है मनी। करेक्ट आंसर बनेगा बी, मनी नाम है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है डैश किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य होता है और इसे एक विशिष्ट समय सीमा पर मापा जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। आंसर क्या बनेगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, जीडीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 15 अप्रैल 1658 को औरंगजेब और महाराजा जसवंत सिंह के बीच जो है भरतपुर की लड़ाई किस नदी के तट पर लड़ी गई थी। यह किस नदी के तट पे हुआ था, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी किस राज्य में बहती है, तो यह मध्य प्रदेश में बहती है ना।
अब बताओ, ये जो हुई थी नर्मदा नदी भारत के मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य में स्थित है और इसका प्रवाह जो है पूरे जबलपुर और वडोदरा शहर में है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो कह रहा है मुगल बादशाह डैश ने बीजापुर और गोलाकुंड को अपना अधीन कर लिया था। वो कौन था मुगल बादशाह? उसका नाम था औरंगजेब। आंसर क्या बनेगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म का एक संप्रदाय है? जैन धर्म का संप्रदाय बताइए कौन है? तो वो है ऑप्शन बी, दिगंबर जो है जैन धर्म का संप्रदाय है, श्वेतांबर दिगंबर। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि प्राचीन भारत में वाकाटक राजवंश के संस्थापक कौन थे? वाकाटक वंश के संस्थापक विंध्य शक्ति। आंसर क्या बनेगा? करेक्ट आंसर बी, विंध्य शक्ति। प्रगलन के लिए प्रयुक्त मिट्टी कौन सी है? बताइएगा, प्रगलन के लिए प्रयुक्त भट्टी कौन सी है? तो आंसर क्या बनेगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, वात्या भट्टी है। क्या है? वात्या भट्टी। अब देखो F2 Cl2 Br2 है ना, और I2, ये प्रबलता जो है ऑक्सीकरण ऑक्सीकारक जो है कौन सा है, ये आपको बताना है। इसमें कौन प्रबल ऑक्सीकारक है, तो कौन है बताइए? तो करेक्ट आंसर देखोगे तो ऑप्शन नंबर बनेगा आपका F2। मतलब क्या है यहाँ पे? फ्लोरीन जो है यहाँ पे सबसे ज्यादा है ना। ये सभी जो है क्या है, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता जो है अधिक होती है और ये प्रबल ऑक्सीकारक का कार्य भी करते हैं। ठीक, तो आंसर क्या बनेगा हमारा? करेक्ट आंसर ए बनेगा। हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है बताइए? हीलियम का मुख्य स्रोत है आपका मोनोजाइट सैंड्स। क्या है? मोनोजाइट सैंड है। बताइए Na+ मतलब सोडियम प्लस आयन किसके सम इलेक्ट्रॉनिक्स है? बताइए किसके सम इलेक्ट्रॉनिक्स है? तो आप देखोगे यह सम इलेक्ट्रॉनिक्स बनेगी, यह मैग्नीशियम के बनेगी। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन बी होगा। यहाँ पे ये प्लस मतलब क्या होता है? यह क्या कर रहा है? यह दे रहा है ना। क्या कर रहा है? डोनेट कर रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे? 11 टोटल होती है, 11 में से एक घटा दो तो कितनी हो जाएगी? ये 10 हो जाएगी, है ना। और मैग्नीशियम की क्या? मैग्नीशियम की 12 होती है, इसमें से 2 घटा दो, है ना। तो क्या हो जाएगी? क्योंकि इसके ऊपर जस्ट 2 लिखी हुई है ना, 2 + 2, 2 घटा दोगे तभी 10 हो जाएगी। तो इसलिए ये सम इलेक्ट्रॉनिक है दोनों। अब देखिए, बोर बरी के सिद्धांत के अनुसार जो है किसी तत्व के परमाणु के अंतिम कक्षा में महत्तम इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? बताइएगा क्या होती है? तो जैसे आप पोटेशियम को देखोगे, पोटेशियम है ना, लिथियम, ये सब जो हैं, तो इस इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? 8 रह सकता है ना। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितना रह सकता है? 8 ही ना रहता है। तो आंसर क्या बनेगा हमारा? करेक्ट आंसर डी बनेगा। अब आप देखते होंगे कक्षा कौन कौन सी है, कक्षा कौन कौन सी है बताइएगा। तो कक्षा है K है, L है, M है, N है और O है। यही ना 5 कक्षा है, जिसके इसमें 2 होता है, इसमें 8 होता है, इसमें 18 और इसमें 32 और इसमें 50 होता है। यही है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है क्या कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर को आपको चयन करना है। तो देखिए हम लोग चयन करते हैं। क्या है पहला? कि धातुएं जो है विद्युत धनात्मक प्रकृति की होती है। बात तो सही बोला है। बंधन बनाते समय धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, ये भी बात सही है। यानी करेक्ट आंसर क्या बन गया? 1 और 2 दोनों कथन हमारा सही है। कहने का मतलब कि यहाँ पे क्या कह सकते हैं हम, कि यह जो दोनों कथन सही है, लेकिन कि कथन 2 जो है कथन 1 की सही व्याख्या है। कथन 2 जो है कथन 1 की सही व्याख्या है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बनेगा। अब बताओ, निम्नलिखित क्रियाओं के लिए जो है अवस्था के संकेत के साथ जो है रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए, है ना। तो आइए हम लोग संतुलित करते हैं। यहाँ पे CO2, ठीक है, H2O और C6H12O6 प्लस 6O2 और प्लस 6H2O है ना। अब देखो यहाँ पे ये 6H है, इधर में कितना है? तो इधर मात्र 2 ही है H। अब देखो यहाँ पे 12 है, तो हमें कितना चाहिए? इधर भी 12 चाहिए। यहाँ 6 से कर दो, 6 दूना 12 हो गया। और ये देखो ये भी 12 है, 12 12 ये हो गया। ठीक है, अब देखो ये C जो है यहाँ पे अकेले है, बट इसके पास C कितने हैं? 6 है। तो यहाँ पे 6 से मल्टीपल कर दो। अब जो है हमारे पास H टोटल जो है हमारे पास कितना है? तो H यहाँ पे 12 है और यहाँ पे H कितने हैं? 12। तो कितने हो जा रहे हैं? 24। तो हमारे पास यहाँ पे तो 6 दूना 12 ही हो रहा है, तो यहाँ 12 से कर दो, ये भी 24 हो जाएगा, 12 दूना 24। अब देखो क्या कोई इसमें ये बन रहा है कोई भी खाली? तो सभी संतुलित हो गए, यानी का आंसर क्या बना? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। यहाँ पे आप देखोगे तो संतुलित हो गया। अब देखो निम्नलिखित में से कौन सा जो है डोबेराइनर
के त्रिक का मुख्य दोष था। कौन सा दोष था बताइए? तो आप देखोगे ना, वह जो थे तत्वों के 3 से अधिक त्रिक बनाने में असमर्थ थे। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। कह रहा है क्या कि केंद्रक मतलब न्यूक्लियस के विभाजन की क्रिया को क्या कहते हैं? क्या कहा जाता है? तो वह कहा जाता है कैरियोकाइनेसिस। क्या कहते हैं? कैरियोकाइनेसिस। आंसर बनेगा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। अब बताइए केंद्रक का खोज कौन के थे? तो रॉबर्ट ब्राउन। कौन के थे? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन किए थे, है ना? क्या? तो केंद्रक का खोज। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बनाया गया हमारा पास मैथ्स है। देखिए दिए गए व्यंजक है कॉस स्क्वायर ए बाई ए प्लस साइन ए, किसके बराबर होगा ये हमें बताना है। तो चलिए हम लोग बना के देखते हैं किसके बराबर आ रहा है। देखो यहाँ पे पहले दे रखा है 1 माइनस, क्या इसे हम लोग लिख सकते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर? बिल्कुल लिख सकते हैं 1 माइनस साइन। और यहाँ पे नीचे में जस्ट दिया है 1 प्लस साइन। ओके, इतना दे रखा है। अब क्या इसे आप लिख सकते हो, एक देखो ए, एक दूसरे देखो ए स्क्वायर और दूसरा देखो बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल क्या लिखते हैं? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे लिख दो एक ए प्लस साइन होगी और एक लिख दो एक माइनस साइन होगी। ओके, ये होगी। बाई में लिखो 1 प्लस साइन। ओके, ये होगी। अब देखो ये प्लस और प्लस कैंसिल होगी क्या? बिल्कुल कैंसिल होगी। तो हमारे पास बच क्या गया? 1 माइनस साइन। तो करेक्ट आंसर क्या बन गया? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो गया आपका। अब देखो नेक्स्ट कह रहा है क्या हमारे पास कि दो संख्या है 1:2 के रेशियो में, यदि दोनों में 7 जोड़ दिए जाए तो उनके अनुपात जो है 3:5 हो जाता है। तो सबसे बड़ी संख्या हमें फाइंड करनी है कि सबसे बड़ी क्या है। पहली क्या है? 1:2 के रेशियो में दोनों में 7 जोड़ना है। 1:2 तो एक्स ले लो, इसमें 7 जोड़ दो। दूसरा है 2x, इसमें भी 7 जोड़ दो। तो हो कितनी जा रही है? 3/5। बस इसे सॉल्व कर दो क्रॉस मल्टीपल। 5x प्लस 35 इक्वल 6x प्लस 21। अब देखो ये 5x ये 6x, तो इधर इसको ले जाते हैं घटाते हैं हम लोग, और इस वाले को इधर लेके आके घटाते हैं। ओके, तो चलो 35 माइनस 21 इक्वल 6x माइनस 5x। घटाओगे तो यहाँ पे x इक्वल, इसमें से इसको घटा दोगे तो कितनी आ जाएगी? 14। यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 14 आ गई। जब x की वैल्यू हमारे पास 14 आ गई तो हमें फाइंड क्या करनी है? तो सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो सबसे बड़ी संख्या आप देखोगे तो 2 वाला है, यही है ना? तो 2x 14 2 जा कितनी हो जाएगी? 28। देखो कौन सी करेक्ट आंसर होगी? 28 ऑप्शन नंबर ए बन रहा है हमारा। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% की छूट देकर जो है मेज क्या करता है? एक मेज को बेचता है और 80% लाभ कमाता है। यदि वह उसी मेज को 40% छूट पर बेचता है तो उसका लाभ जो है नया वाला क्या होता है आपको बताना है। तो देखिए एक अंकित मूल्य पे 25% की छूट दे रहा है, ठीक है। चलिए हम लोग बनाते हैं। छूट कितना दे रहा है? 25% का। पहले 100 है, अब छूट कितना दे रहा है? तो वो छूट दे रहा है 25%, यानी कितना के? 75 रुपये में वो आपको दे रहा है। ओके, अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे कह रहा है क्या कि यदि ऐसा वो कर रहा है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू सूत्र देखिए, जो मार्क प्राइस है, ठीक है, मार्क प्राइस कितना है? 100 और प्लस आप जितने प्रॉफिट है 80% है, ठीक है, बाई सीपी को फाइंड करेंगे तो वो कितना है? 100 माइनस जो डिस्काउंट है, डिस्काउंट यही वाली जो 100 से क्या होगी? 75 हो गई। तो ये 180 हो जाएगी और ये 75 हो जाएगी। ओके, ये 75 हो गई। तो यहाँ पे जो 40% छूट के लिए हमारे पास, आप इसे काट भी सकते हो और छोटा भी कर सकते हो। अब बताओ यहाँ पे जो 40% छूट पर बेचने पर हमारा विक्रय मूल्य यानी एसपी क्या होगा वो फाइंड करना है। तो एसपी कितनी हो जाएगी? तो आप देखो मार्क प्राइस कितनी है? 180 है, गुन्ने क्या हो जाएगी? 60 और बट्टे कितनी हो जाएगी? 100। काट के देखो, 10 से 10 10 से 10 यानी कितनी हो जाएगी? 108। 108 आ गई। तो हमें लाभ फाइंड करना है ना, तो 108 जो है हमारा क्या है? एसपी। अब देखो 108 में से आप कितना घटा दोगे? तो 75 जो हमारी क्या थी? 75 जो हमारी कॉस्ट प्राइस थी उतना घटा दो, तो ये लाभ आ जाएगी। लाभ अब बट्टे जो क्रय मूल्य होती है गुने 100, तो कितना हो जाएगी? 108 में से घटा दोगे 75 तो 33 आएगा, बट्टे 75 गुने 100। काटो, 25 चौके 25 तियाँ, 3 से काटो 11 टाइम में, 11 चौका 44, यानी आंसर हमारा क्या आ गया? 44% की हमें क्या हो जाएगी? नई प्रॉफिट होगी।
तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। अब देखो ए जो है बी से दुगुना अच्छा कर्मचारी है और दोनों मिलकर जो है काम को 20 दिनों में पूरा करते हैं। अब कह रहा है कि ए अकेले इस काम को कितने दिनों में करेगा। यहाँ पे कह रहा है कि ए बी से दुगुना अच्छा कर्मचारी है, मतलब ए जो काम करता है वो 2 काम को 1 दिन में करता है, लेकिन कि बी जो है इस एक काम को करने में 2 दिन लगा देता है। आप बात समझ रहे हैं, यहाँ पे ये इसका वर्क है, ये इसकी इफिशियंसी है ना, मतलब ये 2 काम को एक ही दिन में करता है और ये एक काम को ही 2 दिन में लगा देता है। तो चलिए इसे को हम लोग बना के देखते हैं। तो आंसर हमारा पहले तो कार्य क्षमता कितनी आ गई 2:1 के रेशियो में। पूरे काल जो काम हो गया वो कितना हो गया 2 और +1, दोनों को ऐड करो तो कितनी हो जाएगी 3। करना कितना दिन है टोटल 20 दिन, 20 दिए 60, यानी कि दोनों मिलकर जो कितना यूनिट करेंगे 60 यूनिट। ये 60 यूनिट दोनों मिलकर करेंगे तो इसे काट दो 10, यानी 10 दिए 30, तो वो कितने दिनों में कर लेंगे, वो कर लेंगे 30 दिन में। कौन करेंगे तो ए के लिए पूछा गया है तो आंसर सी बन जाएगा। वो 2 से इसलिए काटेंगे क्योंकि उसकी इफिशियंसी थी 2, है ना। अगला देखिए, यदि 7 से पूर्णांक n भाग दी जाती है ना, 7 से यदि n कुछ भी मान लो, हमने इसको 7 से डिवाइड करा तो शेषफल 2 बच रहा है, यानी आप सपोज करो 9 हमने यहाँ पे रखा है, ठीक है 9, यदि 7 से डिवाइड करोगे तो 2 शेषफल आएगी ना। अब कह रहा है कि यदि 7 से 9n को भाग दिया जाए, 9n मतलब आप समझ रहे हैं ना 81 हो जाएगा, हमने तो 9 लिया था n का वैल्यू अपना से सपोज करो, तो 81 को आप 7 से जब डिविजिबल करोगे तो शेषफल क्या आ जाएगी बताओ आप, 1 करोगे 11 यानी 4, यानी आपका जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना आ जाएगी 4 आएगी ना। तो आंसर क्या बनेगा, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बनेगा। अगला देखो, कह रहा है 2 किस्म के चावल, किस्म एक का मूल्य जो है 100 रुपये प्रति केजी है और किस्म 2 का मूल्य जो है 120 रुपये प्रति केजी है। विक्रेता ने दोनों किस्मों को मिलाकर उन्हें 121 रुपये बेच दिया और 10% का लाभ कमाया। तो मिश्रण में किस्म 1 और 2 चावल का अनुपात आपको बताना है कि कितना है। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे आप बना पाओगे। पहला है 100, दूसरा कितना है 120। अब देखो दोनों को मिला के कितना में कर दे रहा है तो 110 में कर दे रहा है, बस इसका रेशियो फाइंड कर देना। 120 में से 110 तो 10, इसमें से घटा दोगे तो ये भी 10, आप रेशियो निकाल दो 1:1। तो आंसर क्या बन गया हमारा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर क्या बन जाएगा ऑप्शन डी होगा। अब देखो कह रहा है कि एक घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए जिसके आयाम जो है 12.2 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है और 8.5 सेंटीमीटर है। तो घनाभ का आयतन आपको पता होता है LBH होता है, तीनों को गुना कर देना है बस। चलिए यहाँ पे गुना करते हैं हम लोग, 12.5 12.2 है गुन्ने 16 है और गुन्ने 8.5 है, सभी को गुना करिएगा तो 659.2 होगा, 1659.2। तो आंसर क्या बनेगा हमारा 1659.2 सेंटीमीटर क्यूब होगा। देखिए स्टेशन ए से बी तक बस का चाल जो है 55 किलोमीटर प्रति घंटा है और स्टेशन बी से ए तक वापस आते समय बस की चाल जो है 95 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो पूरी यात्रा के दौरान बस का चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी हमें बतानी है। तो यहाँ पे देखो अभिष्ट चाल सीधे निकाल लेंगे हम लोग, क्या निकालेंगे तो 2 × 55 × 95 बाई में क्या हो जाएगा तो 95 और प्लस 55 को ऐड कर दो, तो 95 और प्लस 55 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 × 5 = 10, 9 × 5 = 14, 1 15, यानी 150 नीचे आ गया। अब ऊपर से काट दो 150 आ गई, तो इसे अब भूल जाओ क्योंकि ऐड करके हमारा 150 आ गया। अब इसे काटोगे आप, जीरो से कटने वाली है नहीं, 5 से काट सकते हैं हम लोग, 5 से 11 टाइम में, 5 × 3 = 30। अब इसे काटो 15 टाइम्स में, ठीक है, और 15 से कटेगी क्या नहीं, 5 से काट सकते हो 3 टाइम्स में, 5 से काटो 1 9 टाइम्स में, अब तो कोई कटने वाली है नहीं, तो 11 और 19/3, 11 × 19/3 आ गई। तो इसे आप जो है फ्रैक्शन में लिख सकते हो, यहाँ पे लिखा गया है। तो फ्रैक्शन में लिखोगे तो आपके पास ये मल्टीपल बाई करोगे तो 209/3, 209/3 आया। इसे आप फ्रैक्शन में लिख सकते हो कितना, तो 6 और 9 और 2/3, 6 से ही 2/3 लिख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा। अब देखो बताओ, विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनतों के बीच जो है तालीकोटा की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी। दक्कन जो सल्तनत थे और विजयनगर साम्राज्य, उनके बीच जो लड़ाई हुई थी तालीकोटा का, वो कब हुआ था ये आपको बताना है। तो कब हुआ था, यह हुआ था 1565 ईस्वी में। आंसर बनेगा सी, 1565 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए,
तालीकोटा युद्ध को जो है राक्षस तंगड़ी या फिर बन्नी हट्टी का युद्ध भी कहा जाता है ना। तालीकोटा के युद्ध के कारण जो है विजयनगर साम्राज्य का क्या हो गया था, पतन हो गया। भारत में ब्रिटिश शासन में पहले गवर्नर जनरल कौन थे? पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स थे, 1772 से लेकर 1785 तक। इन्हीं के शासनकाल में 1781 में कोलकाता में मदरसा की स्थापना होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब फिर 1791 में इन्हीं के जैसे शासनकालों में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक पाने वाले प्रथम भारतीय निम्नलिखित में कौन है? बताइए कौन है? तो आंसर क्या बनेगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, अभिनव बिंद्रा। कौन है? अभिनव बिंद्रा है। बताइए सरहुल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? सरहुल त्योहार, तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, झारखंड में मनाया जाता है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है मानव तस्करी के निषेध को मौलिक अधिकार घोषित करता है? तो वह कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद है अनुच्छेद 23। करेक्ट आंसर बनेगा आर्टिकल ऑप्शन नंबर डी होगा। अनुच्छेद 23 में जो है 3 प्रकार के शोषण का प्रतिबंध दिया गया। पहला बलात् श्रम, दूसरा है बेगार और तीसरा है मानव व्यापार। तो आप जानते हैं बलात् श्रम मतलब इच्छा के विरुद्ध कार्य करने वाला, और बेगार मतलब काम के बदले पैसा न देना, है ना। और मानव व्यापार मतलब मानव की खरीद या फिर क्या पढ़ सकते हैं, फरोख्त आदि, ये सब दिया गया अनुच्छेद 23 में। अनुच्छेद 17 तो आपको पता है किससे है, तो ये अस्पृश्यता के अंत से है ना, छुआछूत। अनुच्छेद 20 क्या है? तो इसके लिए जो है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करना है अनुच्छेद 20 में। और 14 में क्या है पता है? 14 में सभी व्यक्तियों के लिए जो है एक समान जो है विधि लागू होने का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 14 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है क्या NEFT निफ्ट वह प्रणाली है जिसमें किसी विशेष समय तक प्राप्त लेन देन को समूह बैच में जो है संशोधित किया जाता है। तो निफ्ट का जो है पूर्ण रूप क्या है आपको बताना है। पूर्ण रूप क्या है बताइए? तो इसका पूर्ण रूप देखोगे आप तो ये होगी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? बी करेक्ट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, है ना। निफ्टी वर्ष 2005 में शुरू होती है। कब होता है? 2005 में शुरू होता है यह। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप, तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जो है मंत्रिपरिषद भारत के राष्ट्रपति के बीच जो है संचार माध्यम होता है? निम्नलिखित में कौन जो है मंत्रिपरिषद और भारत के राष्ट्रपति के बीच संचार माध्यम होता है? तो वो कौन होता है? वह होते हैं प्रधानमंत्री। आंसर बनेगा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री। अनुच्छेद 75 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति किया जाता है। 74 में क्या है? तो राष्ट्रपति की सहायता और सहयोग के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार जो है एक वर्ष के केंद्रीय यूनियन डैश उस विशेष वर्ष के लिए सरकार की अनुमति, प्राप्तियों और व्यय का विवरण है। तो आंसर बनेगा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, बजट का। करेक्ट आंसर क्या बनेगा? बजट। अब देखिए इल्बर्ट बिल किस वर्ष प्रस्तावित किया गया था? इल्बर्ट बिल कब प्रस्तावित किया गया था? तो बता दें आपको 1883 ईस्वी में इल्बर्ट बिल को प्रस्तावित किया गया था। संविधान सभा ने किस वर्ष में भारत के एक मसौदा संविधान तैयार करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में मसौदा समिति का गठन किया था? कब किया गया था बताइए? तो आंसर बनेगा 1947। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी बनेगा 1947, 29 अगस्त को, है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है कि भारत शेयर बाजार सूचकांक सेंसेक्स ने वर्ष किस वर्ष में पहली बार जो है 5000 पॉइंट्स का आंकड़ा को जो है पार किया था? कब पार किया था? तो आंसर बनेगा 1999 में। करेक्ट आंसर बनेगा राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। 11 अक्टूबर 1999 को सेंसेक्स पहली बार 5000 आंकड़े को क्या किया था? पार किया था। राष्ट्रीय शेयर बाजार की स्थापना कब होती है? 1992 में फेरवानी समिति की अध्यक्षता में होती है। और राष्ट्रीय शेयर बाजार का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। विश्व का सबसे पहला संगठित शेयर बाजार 1602 में एम्स्टर्डम नीदरलैंड में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है कि भारतीय बैंकों के द्वारा किसान क्रेडिट योजना किस वर्ष शुरू किया गया था? किस वर्ष शुरू किया गया था? 1998 ईस्वी में। आंसर ये बनेगा। किसान क्रेडिट योजना की शुरुआत जो वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा के द्वारा किया गया था। राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन भारतीय संघ की स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को किया गया, है ना। राष्ट्रीय सहकारी निगम विकास निगम की स्थापना 1963 में हुई। और भूमि विकास बैंक का आरंभ मतलब शुरुआत जो कहिए सहकारी भूमि बंधक बैंक के रूप में 1920 में हुआ। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक यानी IDBI की स्थापना 1 जुलाई 1964 को होती है। अगला है वर्ष 2011 के
जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या, तो सिक्किम में। आंसर बनेगा ये, सबसे कम है जनसंख्या सिक्किम में। कितने? 6,10,577। यह है कहाँ के? तो सिक्किम का है। और भारत में सबसे ज्यादा कौन से राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में। कितना है? 19 करोड़, है ना, 98,12,000। 2011 के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, सबसे ज्यादा यूपी में है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जनन नियंत्रण गोलियों के बारे में कौन कथन सही है? कौन सही है बताइएगा? जनन नियंत्रण की गोलियों के बारे में कथन सही है यहाँ पे ऑप्शन सी। इनमें जो है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के जो व्युत्पन्नों की मिश्रण होती है। तो करेक्ट आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट देखिएगा, तो कह रहा है कि रुधिर प्लेटलेट्स किसका स्रोत है? बताइए, रुधिर प्लेटलेट्स किसका स्रोत है? तो यह है थ्रोम्बोप्लास्टिन का। थ्रोम्बोप्लास्टिन आंसर बनेगा ये, थ्रोम्बोप्लास्टिन का है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से आहार नाल का वह कौन सा भाग जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन करता है? कौन है बताइए? तो यह छोटी आंत है। आंसर बनेगा ये, छोटी आंत। निम्नलिखित विकल्पों में से 3 कक्षीय हृदय वाले जीव का नाम बताना है आपको। तो उस जीव का नाम क्या है बताइए? उस जीव का नाम है सैलामेंडर। क्या है? सैलामेंडर। आंसर बनेगा ऑप्शन सी, सैलामेंडर। मछली के हृदय में चैम्बर कितनी होती है? 2 होता है। मछली में कितने होते हैं? 2 होता है। और सरीसृप में कितने होते हैं? तो 3 होता है। मगरमच्छ में 4 होता है, पक्षी में 4 होता है, मनुष्य में इसमें भी 4 ही होता है। अगला देखिए, कह रहा है कि सिग्मोइड कोलन किसका भाग है? सिग्मोइड कोलन किसका भाग है? बड़ी आंत का। आंसर बनेगा बी, बड़ी आंत। डीएनए संश्लेषण तथा हिस्टोन कोशाचक्र की किस प्रवस्था में बनते हैं? किस प्रवस्था में बनते हैं? तो इसका आंसर बनेगा एस स्टेज में बनते हैं। करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, एस स्टेज में। अगला देखिए, निम्नलिखित में से गलत कथन को हमें पहचानना है। तो गलत कौन सा है ये देखते हैं हम लोग। इसमें देखो, कह रहा है कि वाष्पोत्सर्जन वह क्रिया है जिसके द्वारा पौधे के अतिरिक्त जल को निकाला जाता है। ये बात बिल्कुल सही है, जो पत्तियों के द्वारा निकाला जाता है। कह रहा है गोंद पौधे का उत्सर्जी उत्पाद है। ये भी बात सही है। बहुत से पादप जो है अवशिष्ट उत्पाद तारक केंद्र में संचित रहते हैं। ये बात बिल्कुल गलत है। नहीं, ऑक्सीजन जो है प्रकाश संश्लेषण का एक उत्पाद है। हाँ, ये भी सही है। यानी करेक्ट आंसर हमारा क्या बन गया? राइट आंसर सी। हमें असत्य को पहचानना था, गलत, तो सी करेक्ट आंसर हो गया। थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? वो कौन सी खनिज है बताइए? तो आंसर बनेगा राइट आंसर डी, आयोडीन है। कौन सी खनिज है? आयोडीन है। थायराइड ग्रंथि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। यह गर्दन में मतलब श्वास नली और स्वर तंत्र को जो जोड़ के पास और मतलब आधार तल पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से किस रक्त समूह को जो है सर्वदाता? आपको पता है डोनर कौन है, यूनिवर्सल डोनर? तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, वो है। अब देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मोहन एक काम को 24 दिनों में पूरा कर सकता है। उसने 6 दिन तक जो है काम किया, फिर जो काम को छोड़ देता है। इसके बाद जो है सोहन शेष काम को 21 दिनों में पूरा करता है। तो मोहन और सोहन मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? तो चलिए हम लोग बनाते हैं और देखते हैं कि कितने दिनों में वो दोनों काम को पूरा करेंगे। पहले तो देखेंगे हम लोग मोहन जो काम किया था कितने 24 में, मात्र 6 दिन तक काम किया। तो 24 में से 6 घटा दो, 24 में से 6 घटा दोगे जो इक्वल आएगा 21 के। ये किसके? तो सोहन जो कर रहा है। कौन? सोहन जो कर रहा है 21 दिनों में, ये मोहन के। एम लिख दो, ये मोहन के इक्वल में सोहन इतने दिनों में कर रहा है ना। तो यहाँ पे लिख दो मोहन बट्टे सोहन। मोहन कितने दिनों में? 21 दिनों में। और सोहन कितने दिनों में? तो 18 दिनों में। 24 में से 6 घटा दोगे तो 18 दिनों में। इसको और छोटा कर सकते हो, एफिशिएंसी इसके 7 और 6 हो सकती है क्षमता। अब कुल कार्य जो किया गया है वो कितना है? कुल जो है 24 दिनों की है, 24 और गुने 7 तो कितनी हो जाएगी? 168। 168 यूनिट आ गई। अब दोनों मिलकर कार्य को करेंगे कितने दिनों में? तो 7 और 6, यही ना दोनों का इफिशियंसी है। तो 7 6 13 और बट्टे 168, तो 168 बट्टे 13 रख दो। अब काटो, इसको कटने वाली है क्या? नहीं, तो नहीं कटने वाली है। तो 12 सही 12 बट्टे 13 दिनों में इन लोग दोनों मिलके कार्य को कर लेंगे। तो 12 सही 12 बट्टे 13 ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है समानांतर श्रेणी के पहले 12 पदों का योग क्या होगा यदि तीसरा पद -13 है और छठा पद क्या है? -4 है। तो चलो हम लोग बना के देखते हैं। पहले तो nवां पद हमें फाइंड करना होगा यहाँ पे।
देखिए पहले हम क्या करेंगे, टी एन जो फाइंड करेंगे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होती है। ओके, तीसरा पद, जो तीसरा पद फाइंड करेंगे, यानी तीसरा पद फाइंड करोगे आप तो क्या हो जाएगी, 3 में से 1 घटाओगे तो 2 डी हो जाएगी। तीसरा पद कितना है, 13 दिए रखा है, 13 इक्वल क्या हो जाएगी ए और प्लस इसमें से घटा दोगे 3 रखो और यहाँ से 3 में से 1 तो 2 और 2 डी हो जाएगी। ये हमारा हो गया। छठा पद कितना दे रखा है, -4, 4 इक्वल तो ए और छठा इसमें से 6 घटा दो तो 5 डी हो जाएगा प्लस 5 डी। अब देखो ये फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये देखो इक्वेशन 1 एंड 2 है। अब देखो इस दोनों को हम यदि घटा देते हैं, ठीक है, यहाँ प्लस हो जाएगी तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगी। अब इसमें से घटा दो तो -3d आएगी और इक्वल में ये करो तो कितना आ जाएगी, 13 4 17 आएगी ना। नहीं यहाँ पे तो माइनस है ना, तो ये घटेगी ना, तो कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। 13 में से 4 गया तो 9। अब देखो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हुई, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। डी के वैल्यू कितने आ गए, तो डी का वैल्यू 3 आ गया। अब कोई भी इक्वेशन में डी का वैल्यू रख दो, हम 1 में रखते हैं। 1 क्या था मेरा, तो ए प्लस 2d था ना, इक्वल क्या था, -13। अब डी का वैल्यू 3 आ चुका है तो 3 दूना 6 हो गया। 6 जो है इधर जाके घट जाएगा और तो 13 में 6 और घट जाएगा तो ए की वैल्यू -19 आ गया। ए की वैल्यू -19 और डी का वैल्यू निकल चुका है। अब एस एन हम लोग फाइंड कर सकते हैं। एस एन इक्वल क्या होता है, n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है ना फॉर्मूला। तो बस इस पे रखो आप, क्या है 12वां टर्म निकालना हमें एस एन का, तो लिखो n 12 है, 12/2 रखो, 2a मतलब -19 और 2 करोगे तो -38 सीधे लिख दो और प्लस n कितना पद है, तो n जो है हमारे पास, ये तो d निकल चुका है हमारा, कितना निकला है d, तो 3 निकला है ना। हमें 12वां पद निकालना, 12 में से एक घटा दोगे तो 11 और गुने 3 33 सीधे हम लोग लिख सकते थे, 33 लिखते हैं हम लोग, 11 33, ठीक। अब देखो इसको काटो तो 6 होगी, 6 और देखो ये 33 में से 38 घटा दोगे तो 5, वो भी माइनस में, तो 6 5 30, वो भी नहीं तो माइनस में। तो आंसर क्या बना हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी बनेगा, वो भी माइनस में। करेक्ट आंसर सी बनेगा। अगला देखिए, कह रहा है यदि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण दे रखा है 10 सेंटीमीटर, तो 2 अन्य भुजाओं की लंबाई हमें बताना है ना। समद्विबाहु समकोण, यानी कहने का मतलब यहाँ पे हमारे पास एक समद्विबाहु है ना, बट ये समकोण भी है। कहने का मतलब कि ये जो होगी इसके इक्वल में होगी, है ना, ये जो होगी इसके इक्वल में, ये अलग ही होगी और ये समकोण भी होगी, है ना, ऐसा दे रखा है। तो ये हमारे पास 10 है जो अलग वाला है, तो यानी ये x होगा तो ये भी तो x ही होगा ना। तो अब देखो आप खुद, यहाँ पे हम यदि a, इसका b और इसका वैल्यू c रखें तो आपको पता होगा बाय पाइथागोरस रूल से कि ये जो होती है हाइपोटेनस का होल स्क्वायर जो होती है बेस का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की होल स्क्वायर होती है। तो आप बनाते हैं हम लोग इसी पे जस्ट, तो बाय पाइथागोरस रूल से हम लोग बना देते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें एक राइट एंगल है। तो चलो बनाते हैं हम लोग। तो 10 का होल स्क्वायर, सीधे लिखो पहले पी, हाइपोटेनस का होल स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर। हाइपोटेनस 10 है, 10 का होल स्क्वायर करो इक्वल परपेंडिकुलर मेरा x है प्लस बेस कितना है भी, वो भी x है। इस दोनों का होल स्क्वायर करो तो ये हो जाएगी 2x स्क्वायर इक्वल कितनी हो जाएगी 10, 10 नहीं 100 हो जाएगी ना, 10 का होल स्क्वायर। अब देखो ये 2 से काट दो तो 50 आ जाएगी, 50 इक्वल एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर को हटाओगे तो ये 50 पे रूट ओवर आ जाएगी, रूट ओवर इक्वल एक्स। अब देखो ये 50 जो है हमारे पास, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, 50 को हम लिख क्या सकते हैं, 25 मल्टीपल बाई 2 लिख सकते हैं ना। तो 25, 5 का क्या होता है 5 और 2 तो अंदर ही रह जाएगा, तो 5√2 हमारा क्या आ गया, ये एक्स की वैल्यू, यानी ये वाला तो ये भी तो सेम है, तो दोनों निकल के आ गया 5√2। आंसर देखो कौन सी है, तो आंसर आप ऐसे भी पता कर सकते थे। अच्छा यहाँ पे वैरी दिया हुआ था ना, सभी में वैरी, तो इसलिए आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 2 बिंदु दिया हुआ है ना, 2 बिंदु दिया हुआ है जिसमें आप देख रहे हैं कि -3 और 2 पहला है, दूसरा क्या है -4 और -3। अब बिंदु एक दिया हुआ कितना, -1 और y से समान दूरी पर, तो y की वैल्यू पता करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यदि आपको फॉर्मूला याद होगा दोस्तों बहुत ही आराम से बना पाओगे आप इसे, है ना। चलिए हम लोग इसे बना कर देखते हैं। अब देखो कैसे दे रखा है ये, जैसे यहाँ पे एक पॉइंट है, आप सपोज करो कोई हमने p ले रखा है, ठीक है, p का वैल्यू क्या है, वो है 1 और माइनस में 1 है और y है, ठीक। अब जो है यहाँ पे a है, ठीक है, ये a है, इसकी वैल्यू कितनी है -3 और 2 है, और यहाँ पे एक b है,
ओके, इसकी वैल्यू -4 एंड -3 है। बोल रहा है ना कि यहाँ से जो डिस्टेंस है, यहाँ की डिस्टेंस इक्वल है, मतलब कहने का ये यदि 4 होगी तो ये भी 4 आएगा। तो आपको पता है ना कि ए एंड बी की बीच की डिस्टेंस फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या होती है, ओरिजिन का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। यदि पता है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आप बहुत ईजी में बना पाओगे। ये क्लास 10th की क्वेश्चन है, ठीक है। देखो, यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी निकालने के लिए पता है क्या करते हैं हम लोग, तो देखिए आइए फॉर्मूला का यूज करेंगे। देखिए पहले ये इसके इक्वल होगा, फिर ये जो होगा फिर इसी के इक्वल होगा, है ना। तो हम इसको क्या ले लेते हैं, ये x1 ले लेते हैं और ये x2 होगा ना। यदि ये पॉइंट 1 लेंगे तो ये पॉइंट 2 होगा मेरा। चलिए बना के दिखाते हैं, आपको समझ पाओगे। देखिए क्या होगी, p और a की वैल्यू हमें फाइंड करनी है पहले। तो p a की वैल्यू निकाला कैसे जाता है पता है, दोनों एक दूसरे के इक्वल है ना। तो उसके लिए आप ऐसे नहीं बनाओ कि √x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर, ऐसे करके बनाओगे तो बहुत टाइम लगे। दोनों को इक्वल कर दो। दोनों को इक्वल कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, पी ए इक्वल, यहाँ पे पी भी लिख सकते हैं, जो हमारे पास ये जो होगा इसके इक्वल लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो बोथ साइड यदि हम स्क्वायर कर लेते हैं, बोथ साइड स्क्वायर कर लेते हैं, इससे भी कोई परेशानी नहीं, बोथ साइड हमने स्क्वायर कर लिया। अब देखो पी ए की वैल्यू, पी हमारे क्या था बताओ, तो पी हमने ये लिया था -1 और y था ना। तो देखो पहले क्या होता है, x2 होता है, थोड़ा ऊपर लिखते हैं, पहले होता है x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। ओके, इक्वल होगी किसके, तो ये होगी x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर होगी ना। अब देखो हमने x2 किसको लिया, पहले तो ये p को उठाओ, फिर उसके बाद a में क्या थी। अब देखो a को एक बार यहाँ पे डिनोट कर देते हैं, -3 एंड 2 थी, और p हमारी क्या है, तो -1 है एंड y है, यही है ना। अब देखो अभी हमें ये p और ये वाला है ना, इधर जो है p और b वाला है इक्वल में। अब देखो तो इसमें ये हमारा 1 होगा और ये मेरा 2 होगा। अब देखो इसमें पहले क्या बोला गया है कि 2 को रखने के लिए, तो 2 कौन है, तो आप खुद देखो, माफ करना दोस्तों, ये 1 होगी, ये वाली p वाली है ना, और ये a वाली वैल्यू जो होगी ये 2 नंबर होगी। तो आप खुद देखो, दो कौन है, ये -3, पहले में -3 x की वैल्यू पहले होती है, और माइनस x1 क्या है, तो माइनस में 1, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो -1। अब देखो y2 कितनी है, तो 2 माइनस y1, तो माइनस y ही रहेगी, इक्वल रखेंगे। अब देखो अब pb की वैल्यू, तो p तो ये रहेगा ही रहेगा। अब a के बाद अब जो है b का यूज करेंगे यहाँ पे, तो b क्या है मेरा, -4 एंड -3 है, -4 एंड -3। तो अब रखो x2 कौन सी हो जाएगी, ये -4 वाली होगी, -4 और माइनस x1 क्या है, तो -1 यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, और प्लस y2 कितनी है, -3 है, -3 में से हमें y घटानी है, इसका भी होल स्क्वायर, ये सभी का होल स्क्वायर रखो। अब देखो क्या ये हम नंबर देख सकते हैं, बिल्कुल। तो इस नंबर को अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं, चलो कैलकुलेट करते हैं। ये कितनी हो जाएगी बताओ, तो ये हो जाएगी 4। अच्छा ये माइनस थी ना, यहाँ पे माइनस थी, क्योंकि माइनस 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 यहाँ पे हमें दिखानी होगी, ये हमारे पास माइनस ऑलरेडी पहले से माइनस में। चलो अब इसको हम लोग शो करते हैं कि कितना आने वाला है। तो देखो इसे अब सॉल्व करिएगा तो कितनी आ जाएगी, यहाँ पे ये 4 आ जाएगी, प्लस ये आ जाएगी y2, माइनस हो जाएगी ये 4y, प्लस होगी ये 4, इक्वल कितनी हो जाएगी 9 प्लस y2, प्लस हो जाएगी 6y, प्लस होगी 9, होगी ना इतना। अब इसे सॉल्व करो तो आप देखो यहाँ पे हमारे पास y2 प्लस में, ये भी प्लस में, तो प्लस प्लस कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इधर आएगा माइनस में हो जाएगा वो, इस कारण कैंसिल। अब देखिए क्या बचेगा, ये 4 प्लस में, ये भी प्लस में, तो 8 हो जाएगा, और ये 9 प्लस में 9 प्लस में, इधर तो 8 हो गया, माइनस में 4y, इधर कितना बच गया 18 और प्लस 6y, ये बच गया। अब देखो अल्फाबेट को एक साइड और नंबर को एक साइड ले चलते हैं। अब ये 6y ऑलरेडी इधर से पहले में है, तो हम क्या करते हैं, इसको इधर लेके आते हैं और इस वाले को इधर लेके जाते हैं, ठीक है। अब देखो 18 में से 8 घटेगा तो कितना बच जाएगा, -10, और ये इधर जुटेगा आके तो कितनी हो जाएगी, 6 4 10, है ना। तो कितनी हो जाएगी देखो, तो y की वैल्यू आ जाएगी कितनी, एक 10 और माइनस में 10 काटोगे तो y की वैल्यू 1 आएगी, क्या माइनस में 1 आएगी। हमें y की वैल्यू ही तो फाइंड करनी थी ना। तो आप देखें ना कितना आया, -1,
यदि आपको नहीं समझ में आया दोस्तों तो ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, इसका एक अलग से वीडियो मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक ना एक क्वेश्चन तो रहेगी ही रहेगी, है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, क्लास 10th की है। अब देखिए नीचे दी गई आकृति में जो त्रिभुज, इसका फॉर्मूला आप याद जरूर कर लोगे, ठीक है ना, फॉर्मूला याद रहेगी तब बना पाओगे। देखिए इसमें बताना है क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है ये काउंट करना है। तो इसे आप खुद काउंट कर लेना, कितना इसमें त्रिभुज आएगा, टोटल 19 त्रिभुज आएंगे, काउंट करोगे आप तो। अब देखिए यहाँ पे सिंबल चेंज करना है दोस्तों, बहुत ही आसान है ये तो क्वेश्चन, ये भी एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। तो आप सिंबल चेंज कर लोगे इजी में, प्लस को डिवाइड में बदल दो, गुना को माइनस में बदल दो, है ना, ये सब बदल के आप बना दो यहाँ पे, तो आंसर आपके पास आ जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, 40 आ जाएंगे करेक्ट आंसर। अब देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हम लोग का कह रहा है यहाँ पे रीजनिंग है, यदि किंगडम जो है लिखा गया है उसके अक्षर के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो इस प्रकार बने नए अक्षर शब्द समूह जो है बाएं से चौथे अक्षर और दाएं से सबसे अंत वाले अक्षर के बीच में अंग्रेजी वर्णमाला समूह को कितने अक्षर होंगे ये आपको बतानी होगी। तो कितने हो जाएंगे बता दीजिए। तो सबसे पहले के, उसके बाद क्या जाए, सबसे पहले डी ना आएगा, तो पहले डी, ठीक है, फिर जी, फिर आई, फिर के, फिर एम, फिर एन, उसके बाद ओ। तो आप खुद देखो कितनी आ जाएगी। तो यहाँ से आप देखोगे के और ओ के बीच में, के और ओ के बीच में कितनी आ जाएगी, तो एम और एन, है ना, एम और एन आ रही है हमारे पास। तो देखोगे आप यहाँ पे कितनी अक्षरें आ रही हैं, तो इसमें टोटल हमारे पास 2 अक्षरें आ रही है ना, के और ओ के बीच में कितनी आ रही है, मात्र 2 आ रही है, एक ओ भी तो है, काउंट किया जाएगा ना, एम एन ओ, बिल्कुल तीनों मिल रही है, तो आंसर क्या बनेगा हमारा 3, आंसर क्या बन जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी, तीनों हो रहा है, के एम एन ओ, है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है भारत में श्वेत क्रांति के पिता किसे कहते हैं, वर्गीस कुरियन को, किसे कहते हैं, वर्गीस कुरियन, भारत में श्वेत क्रांति के पिता वर्गीस कुरियन को कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज जो है वह जो है मोनाजाइट रेत में निहित है, बताइएगा, मोनाजाइट रेत में निहित है, आंसर क्या बनेगा, थोडियम, आंसर बनेगा सी, थोडियम होगा। सिंगरौली किस राज्य में सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, सिंगरौली किस राज्य में पड़ता है, तो सिंगरौली पड़ता है आपको मध्य प्रदेश में, आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। देखिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज जो है मोनाजाइट रेत में निहित है, कौन है मोनाजाइट रेत में निहित, तो आंसर बनेगा हमारा थोडियम है। सिंगरौली किस राज्य में सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, तो सिंगरौली पड़ता है मध्य प्रदेश में, आंसर बनेगा सी, सिंगरौली मध्य प्रदेश में है। अगला देखिए, टाटा आयरन एंड कंपनी की स्थापना, टाटा आयरन एंड कंपनी की स्थापना जो है कब किया गया था, तो आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर ऑप्शन बी, 1907 में किया गया था। अगला बताइए, भारत में रेल परिचालन की शुरुआत कब होती है, तो भारत में रेल परिचालन की शुरुआत ऑप्शन नंबर सी 1853 किसके काल में, तो डलहौजी के शासनकाल में होती है। अगला देखिए, संसार का सबसे ऊंचा सड़क कहाँ है, संसार का सबसे ऊंचा सड़क बताइए, तो यह लद्दाख उमलिंग लादर्रा पे, आंसर बनेगा ऑप्शन बी। अगला देखिए, बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ पे किया गया था, तो आंसर क्या बनेगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, पटना, कब, 15 अगस्त 1952 को इसकी स्थापना होती है ना। अगला देखिए, विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाते हैं हम लोग, तो आंसर बनेगा 22 मार्च को मनाते हैं, पहली बार 1993 में मनाया गया था विश्व जल दिवस। बालिका दिवस कब मनाते हैं, तो 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका सद्भावना दिवस, जिसको राजीव गांधी अगस्त दिवस भी कहते हैं, तो 20 अगस्त को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस यह मनाते हैं हम लोग 8 सितंबर को, और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को, है ना, और राष्ट्रीय विधि दिवस 26 नवंबर को। तो है 23 से 24 के लिए भारत में वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है, कितना अनुमान है, तो 7.3% रहने का अनुमान है। इससे पहले कितना था, तो 7.2। हाल ही में दूसरा AI शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित हुआ है, कहाँ पे हुआ है, तो आंसर बनेगा करेक्ट आंसर बी, दक्षिण कोरिया, आंसर बी बनेगा, दक्षिण कोरिया में हुआ है। अगला देखिए, हाल ही में सागा दावा महोत्सव कहाँ पे आयोजित हुआ है, सागा दावा महोत्सव सिक्किम में, कहाँ पे हुआ है, सिक्किम, आंसर बनेगा ऑप्शन डी। कह रहा है कि भारत के पहले चंद्र मिशन चंद्रयान प्रथम मिशन डायरेक्टर कौन है, जिनका जो है 14 जून 2024 को निधन हो गया, तो उनका नाम क्या है बताइएगा, तो आंसर बनेगा सी, श्रीनिवास हेगड़े, कौन है, श्रीनिवास हेगड़े,
लास्ट क्वेश्चन हम लोग का देखिए क्या है कि 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। 18वीं लोकसभा फिर से अध्यक्ष जो है वही चुने गए जो पहले थे 17वीं लोकसभा के, वह कौन है, ओम बिरला। और भर्तृहरि महताब जो है ये प्रोटेम स्पीकर चुने गए हैं 18वीं लोकसभा चुनाव के। तो आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आएगा, फिर मिलते हैं हम लोग अगले सेट में, तब तक के लिए।